हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु. वेलकम टू तथास्तु एड स्पेस पावर्ड बाय क्वांटम आईसीसी उदगीर. मी तुम्हाला स्वागत करीत आहे. आय एम नॉट श्योर अबाउट माय मराठी बट आई एम स्टिल लर्निंग. सो ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑन ग्रेविटेशन. इससे पहले एक लेक्चर बन चुका है ग्रेविटेशन के ऊपर और वो हमने कराया था ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रिंग के, और यहाँ पे हम करा रहे हैं डिस्क से स्टार्ट. सो इट्स अ लेक्चर नंबर 2. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो. सो ये है बच्चा ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन. लेट मी चेंज माय इंक फर्स्ट. सो gravity on earth is 9.81 meter per second square. Gravity in bed under blanket is 999.81 meter per second square. That's so true. That is so true. So reality. हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड. Filled due to disk, right? So मैंने एक डिस्क ली है, ठीक, और डिस्क से मैं आर दूरी पर, ठीक है, एक पॉइंट पर मैंने एक ग्रेविटेशन फील्ड निकाल रहा हूँ. ऑब्वियसली बात है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी. तो इसकी वजह से हमें दी जाती है कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा. और इसका एक फॉर्म ये भी होता है, ई जी इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई जी टू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 से इसको कट करके, ई जी इज इक्वल टू 2 पाई जी सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. हम इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं बच्चा, डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो सारे डेरिवेशन इसी टाइप के मैंने इसको रिलेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कराए हैं. तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, जब आप उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक को, मेरे लेक्चर्स को आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे इन सबके डेरिवेशन सेम है, ठीक. इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से नहीं कराया है, ठीक है. अभी जो सिग्मा है हमारे पास, सिग्मा क्या होता है, तो हम सिग्मा की फॉर्मेट में जब उसको ओपन करके लिखेंगे तो हम कहाँ से उसे लिख सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए. सिग्मा पहली बात क्या होती है यहाँ पे बच्चा, सिग्मा होता है डेंसिटी एंड इट्स अ मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी. ये सारा का सारा मास इसके एरिया के ऊपर डिपेंड है, तो मास अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा. तो सिग्मा, अच्छा 2 पाई सिग्मा तो मैंने लिख दिया था. देन तो 2 पाई जी, और सिग्मा की जगह मैं शायद लिख सकता हूँ मास अपॉन एरिया, एंड एरिया होता है डिस्क का पाई आर स्क्वायर. सो मैं पाई से पाई कैंसिल भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ही, ठीक. तो ये हो जाएगा 2gm/r². तो ये मेरे पास हमेशा से क्या रहेगा, ई जी इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपके ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू डिस्क. मैं अपनी इमेज थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको इधर का दिख सके, राइट? कितना हो गया, 2gm अपॉन आर स्क्वायर अंडर, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो मैं स्टार्ट करा इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूले से, ठीक है. इस फॉर्मूले को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी डिराइव कराया था कुछ इसी तरीके से, और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था ग्रेविटेशन के मामले में कि मैं ग्रेविटेशन में इसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिखूँगा, तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं. और यहाँ पे ही थोड़ा हेल्पफुल भी होता है कि हमने इसके और भी फॉर्म्स निकाले हैं, ठीक. थोड़ा सा इसका ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं. ग्राफ डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो मैंने इसको क्या करा बच्चा, अगर इसकी ग्राफ की बात करी जाए तो ग्राफ हमारा ग्रेविटेशन फील्ड और डिस्टेंस एक्स के बीच में बनना चाहिए, एंड दैट विल बी लाइक कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक. तो यहाँ पे बनना चाहिए 2gm/r², इस पॉइंट पर, ठीक है. इसका कुछ ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा. जब हमें ये फॉर्मूला, वैसे कुछ खास मुझे इसका डेरिवेशन काम नहीं आने वाला, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ भी काम का आपके शायद नहीं होगा, तो आपको ये रखना पड़ेगा याद, ठीक. सो इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूलाज हैं देखते हैं धीरे धीरे करके. सो लेट्स
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। और स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्म है, नो डाउट। इस कंडीशन को यूनिफॉर्म लूंगा, अगर मैं नहीं भी लूंगा तो यूनिफॉर्म कंसीडर करना ही करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अस, या इट्स अ वीक फोर्स, सो दैट्स इम्पोर्टेंट जोक। हमें सबसे पहले बचा ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? एक हॉलो स्फीयर के लिए। तो मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है, ठीक। तो मास इसका m है, रेडियस इसकी कुछ r है, ठीक। तो इसकी रेडियस बच्चा मैंने कितनी ली है? मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ इसकी रेडियस को, मैंने कैपिटल R ली, ठीक है। तो मैं एक रेडियस इसकी बाहर वाली रेडियस, मतलब बाहर वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और या फिर यहाँ पे कहीं मानिए, ठीक है। तो यहाँ तक की रेडियस है, कितनी है? स्मॉल आर। स्मॉल आर बच्चा कौन सी रेडियस है? ये वो वेरिएबल है, वेरिएबल डिस्टेंस भी कह सकते हो इसको, इसके सेंटर से। ये जो मास है m, ये जो मास है यानी स्फीयर है, इसके सेंटर से मैं एक वेरिएबल डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ। कभी कभार स्मॉल आर मेरी कैपिटल आर से बड़ी होगी, तो कभी इससे छोटी भी होगी। तो मैं अलग अलग टाइप का केस ले रहा हूँ। हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो जब हम ग्रेविटेशन फील्ड आउटसाइड देखते हैं तो कितना होता है? Gm/r², राइट। ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी निकाल लिया था, ठीक। और थोड़ा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखूंगा तो कितना आ जाना चाहिए? Gm/r², आर वेक्टर, और मैंने यहाँ लिया है माइनस, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मैं इसी चीज़ को अंदर, अगर सरफेस पे देखेंगे तो एट सरफेस व्हेन r इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे एट सरफेस ये ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होनी चाहिए? दैट इज Gm/R², क्योंकि उसकी रेडियस सरफेस की पे, उसकी रेडियस बच्चा, उससे जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस ही होगी, ठीक है। एक और चीज़ हम अंदर की तरफ भी देख सकते हैं सर, जब r मेरा छोटा होगा कैपिटल R से, व्हेन स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो होगी 0, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए अंदर की तरफ ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, ये कोई अलग बात है कि क्यों होती है सर 0? इसके पीछे कोई कारण है? इसके पीछे कोई कारण? हाँ है। सपोज करो मैं एक हॉलो स्फीयर को यहाँ पे लेके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जितना समझ में आए, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंट पे कोई मास लिया है तो इस पे ग्रेविटेशन फील्ड के हिसाब से सब इस पे अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, ये भी, 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 ठीक। तो अगर मैं इधर एक लाइन खींचता हूँ छोटी सी, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट मुझे आपके दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो इस छोटे से मास पे इस लाइन के इधर की तरफ ज्यादा फोर्स है कि इधर की तरफ ज्यादा फोर्स, मतलब इधर की तरफ ज्यादा मास है या इधर की तरफ ज्यादा मास है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक। मैंने साइड को ए बोला है, इस साइड को बी, मुझे नहीं पता आपके लेफ्ट राइट कैसे हो रहे हैं। तो ए साइड ज्यादा है कि बी साइड ज्यादा है? तो सर ए साइड ज्यादा है। तो ए साइड मास ज्यादा है तो ए साइड फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। अगर बी साइड मास कम है तो इसका भी फोर्स कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर ए साइड मास ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। बी साइड मास कम है लेकिन उसका डिस्टेंस भी कम है, तो कम डिस्टेंस पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना ये ज्यादा मास वाला फोर्स दूर से बैठ के लगाएगा। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे सारा का सारा फोर्स हो जाएगा कैंसिल, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड भी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी बैठेगी उधर? 0 बैठेगी। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक। तो अभी नेट फोर्स ही 0 है, वहां पे नेट फोर्स ही 0 हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, ये अंदर हॉलो स्फीयर में हर जगह पर है, ठीक है। ये अंदर हॉलो स्फीयर में हर पॉइंट पर है। तो सो फिर इसका ग्राफ कैसे बनता है? कि जब तक, बताते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, जब तक वो सरफेस पर ना आ जाए, जब तक वो सरफेस पर ना आ जाए तब तक हमारी ग्रेविटेशन फील्ड सेम, कोई कुछ नहीं होती, 0 होती है, ठीक। और जैसे ही सरफेस पे आता है, आता है, आता है, उसके बाद ये हमारी सरफेस का पॉइंट होता है, ठीक है। और इस पर बच्चा हमारे पास जिस सरफेस पर उसकी ग्रेविटेशन फील्ड होती है Gm/R², ये जो कि हम ऊपर ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कुछ इस तरीके से कर जाता है। तो अंदर की तरफ जो ई इनसाइड है वो हमेशा 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पे r इक्वल टू r रखेंगे तब Gm/R² आएगा। और आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो ये
हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जो कि मैंने यहाँ निकाल भी रखा है। ये देखिए आउटसाइड उसने, ये क्या है, ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब हम सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देखेंगे। सो लिख देते हैं इसके ऊपर एक टॉपिक, क्या कि सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे पास, ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है हमारे पास, हम उसका निकाल रहे हैं किसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो मैंने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इस बार हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब सेम चीज कि अगर मैं बाहर की तरफ के लिए देखूंगा तो मेरे लिए उतनी ही निकल के आने वाली है, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मास होगा तो अट्रैक्शन की फोर्स अंदर की तरफ ही होगी। और ई आउट कितना होने वाला है सर, सेम होने वाला है, जी एम बाय आर स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ तक की जो डिस्टेंस ली है वो आर लिया, और ये केस जो है आर स्मॉल आर बड़े वाले आर से बड़ा है, राइट, ये वो वाला केस लिया है मैंने। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ऑल राइट। तो ये तो अंदर, ये तो आउट की बात है, लेकिन जब मैं अंदर की तरफ खोजूंगा तो ई इनसाइड मेरे पास निकल के आएगा जब मेरे पास जो कैपिटल आर है वो बड़ा होगा स्मॉल आर से। ये तब की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ कहीं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो इस पॉइंट पे जब निकल के आएगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक, ये निकल के आएगा कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक। तो ये मेरे पास एक बात बन जाएगी इधर के लिए, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो यहाँ तक अगर मेरे पास बात बन रही है, ना 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 कैपिटल आर क्यूब, राइट। और उसके बाद मैं इस पर एक वापस से वो ले सकता हूँ, चाहूँ तो वेक्टर फॉर्मेट में भी दिखा सकता हूँ इसे। तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर क्यूब एंड आर वेक्टर, वापस से मैं क्या लूँगा, माइनस ले लूँगा, ठीक। तो ये मेरे अंदर की तरफ निकल के आती है, किसके, सिर्फ सॉलिड स्फीयर के केस में, ठीक है। वंस अगेन कि मैंने इसको पूरा प्रूफ कराया कि नहीं करा, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम पढ़ के आते हैं, बिल्कुल वहाँ से। सर ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन, होल ग्रेविटेशन चैप्टर इज ऑल्सो एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ सारी चीज़ें, अगर मैं गौर करूँ तो बड़ी कमाल की चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कि देखना, जब हम अंदर से बाहर, जब हम सेंटर से अगर पकड़ें तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ ये बना है, ठीक है, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, यानी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे ही सरफेस पे आएगा, सरफेस से दूर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फिर ग्रेविटेशन फील्ड कम होगी, सेम पुरानी जैसे हॉलो में काम करती थी वैसे इसमें करेगी, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ सच में ऐसा बनेगा, ये दिख रहा है आपको ग्राफ, मैंने धीरे धीरे सब्जेक्ट में इस डायग्राम में, इस जो हमने एक मॉडल बनाया था इसी में मैंने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे 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 रेडियस बढ़ती जा रही है हमारे पास, वैसे वैसे ग्रेविटेशन फील्ड भी बढ़ती जा रही है। तो अगर अंदर की तरफ देखा जाए तो हमेशा ई इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और जैसे ही बाहर आएगा ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसके ग्राफ में भी इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाकायदा अलग से ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे कभी फिगर में ग्राफ नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ग्राफ भी एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो ग्रेविटेशन फील्ड भी बढ़ती जा रही है। ये इनसाइड वाली बात हो रही है, किधर की बात, इनसाइड। जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा, और सरफेस पे कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, जी एम बाय आर स्क्वायर, और सरफेस के बाहर जैसे जैसे जाएगा, दूर जाता जाता जाएगा, वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक। इस सरफेस पर, अच्छा यहाँ से एक चीज़ तो पक्का पता चल गई मुझे, यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा टेन थीटा, वो कहाँ कितने बराबर आएगा, जी एम अपॉन आर क्यूब के बराबर आएगा, ठीक। ये बहुत कमाल की मुझे बात लगी कि अगर हम जब इसके ऊपर शॉर्ट आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो, ठीक। ये था ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स, इफ यू रिमूव इट यू गेट ग्रेवी, और ग्रेवी से फिर आप कुछ भी खाते रहना। नेक्स्ट इज
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर। जो लॉन्ग वायर कितना होता है, इनफाइनाइट ले रहा हूँ क्या, समझो कुछ ऐसा है। अब इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, अगर सपोज करो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन इधर ही होगा कुछ ना कुछ, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मैंने कुछ आर लिया है। सारा का सारा जो इसका मास है इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इसमें कोई ना कोई लीनियर मास डेंसिटी तो होगी, तो मैं उसको लैम्डा बोलूँगा। ठीक। अच्छा, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2g लैम्डा बाय आर, 2g लैम्डा बाय आर, राइट। और इसका बच्चा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। क्यों सर, ई जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड जो वायर की वजह से होता है वो भी आर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है। ठीक है, अब ये जो है सर, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इतनी ही होगी, हाँ, चाहे इधर घूमे नाचेगा, लेकिन इससे अगर इतना दूर है तो ग्रेविटेशन फील्ड इतनी ही होगी। अब ऐसी कंडीशन में हम एक चीज़ तो देख सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे सर, मैंने माना कि ये जो वायर है, ठीक है, वायर नहीं सॉरी, जो भी हमने लॉन्ग वायर ले रखा है, यस, तो इसके आसपास गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब गोल गोल घूमते टाइम एक फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, तो एक फोर्स दूसरी तरफ भी लगेगा कहीं ना कहीं। ठीक है सर, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसको हम मास इनटू ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशन, ये मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूले को मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशन फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या था, कि सर कितना फोर्स फील हो रहा है उस मास को, कितना ग्रेविटेशन फोर्स फील हो रहा है उस मास को। तो हमने वहाँ पे जब ग्रेविटेशन फील्ड डिराइव करी थी, वहाँ पे बनाया था, उसके फॉर्मूले जब निकाले थे हमने ये बात करी थी। जब फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो हमने फोर्स का एक वहीं एक फॉर्मूला भी बनाया था कि सर मास इनटू ईजी, राइट, ये भी हमने वहाँ पे निकाला था। ठीक, तो ये मैंने वही फोर्स यूज़ करा यहाँ पर, तो ये फोर्स है। दूसरा फोर्स जब इस पर गोल 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 उसके सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फोर्स इसको फील होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो मैं लिख भी देता हूँ, अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड v सच दैट m, ये जो स्मॉल m का मैंने मास लिया, इसको स्मॉल m बोला है मैंने, m परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अबाउट इन्फानाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर। तो बच्चा अब इस करते हैं इसको स्टार्ट। जब दोनों फोर्स आपस में हो जाएंगे बराबर, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो दोनों को मैं बच्चा क्या लूंगा, आमने सामने लूंगा, क्योंकि वो बार बार घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, मतलब इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एम इंटू ई जी, और ई जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई जी की जगह मैं इस वाली वैल्यू को इसमें पटक रहा हूँ डायरेक्ट, टू जी लेमडा डिवाइड बाय आर, राइट, सॉरी दिस आर, तो आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, अंडर रूट में 2g लैम्डा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ से मैं और भी चीज़ें निकाल सकता हूँ, जैसे कि सर ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय आर, राइट, तो ये हो जाएगा 1/r, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2g लैम्डा। अब r को मुझे अंदर पुट करना है तो ऑब्वियसली बात है आर स्क्वायर की फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, तो 2g लैम्डा बाय आर स्क्वायर, राइट। तो ये भी हो जाएगा मेरे पास। और क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, मैं एक मिनट मैं अपनी इमेज को थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ये लो। और क्या हो सकता है मेरे पास सर, टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ये ओमेगा है, तो ओमेगा को जब मैं नीचे की साइड लूँगा तो आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर अपॉन 2g लैम्डा।
राइट। तो हमने इस फॉर्मेट से अब क्या क्या चीज़ें निकाल ली, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, हमने ओमेगा निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लिया, हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, तो हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड भी हो गई। कितनी हो गई हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड? 2g लैम्डा बाय आर। फिर हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी कितनी हो गई? अंडर रूट में 2g लैम्डा। हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, वो कितनी आई? 2g लैम्डा बाय आर स्क्वायर, वो भी रूट में। और टाइम पीरियड भी हमने निकाला, तो 2 पाई अंडर रूट में आर स्क्वायर अपॉन 2g लैम्डा, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। चलो बच्चा ये भी पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। अब हमने देखा, मुझे वापस भैया इधर ही भेज दो। अच्छा जोक पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोक पढ़ लो, जोक पढ़ो, जब तक मैं लिख रहा हूँ जोक पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई। शीट कैसी है? लार्ज शीट लिया वैसे मैंने। अब इसका बच्चा जो मास है वो इसके एरिया के ऊपर है सारा का सारा, मतलब मैं सिग्मा लेना चाह रहा हूँ। तो इतनी दूर पे, कितनी दूर पे सर? वही छोटा वाला आर लेंगे पे, मैंने कोई मास लिया है, ऑब्वियसली मास लेंगे अपन जो भी है, उसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगी, और उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगी वो होगा सिग्मा बाय 2 4 पाई जी। तो मैं जब 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई जी सिग्मा, राइट। तो ये आया मेरे पास इसका एक फॉर्मेट। कितना आ गया? ई जी इजिकल टू, वापस से लिख देता हूँ, 2 पाई जी सिग्मा, ठीक है। ये इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किसके ऊपर निकालेंगे हम? ऑन प्लैनेट, ऑन प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट को वैसे भी हम सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं। प्लैनेट को हम क्या कंसिडर करते हैं? सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो प्लैनेट को सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे, तो ये रहा मेरे पास इसका प्लैनेट, और इसको मैंने कंसिडर करा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का भैया आ चुका है टाइम। तो यहाँ पे मैंने किसी भी पॉइंट पे अगर मैं फोर्स मानूंगा तो मुझे हमेशा ऊपर की तरफ, अपनी तरफ जो खींच रहा है ग्रेविटेशन फोर्स है, नो डाउट। और वो फोर्स कितना होगा? एफ इजिकल टू एम इंटू ई जी, राइट। तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ, एम इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख तो रही है, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से मेरे को ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी तो लगेगा भाई। तुम यहाँ खड़े हो तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल। अब वो नॉर्मल बच्चा कितना होगा मेरे पास? दैट इज एम जी। एक फोर्स मेरे पास ये भी लगा। तो अब मैं इन दोनों फोर्सेस को आमने सामने लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, इन दोनों फोर्सेस को मैं बच्चा आमने सामने लेके आया। और कैसे लेके आया? मेरे पास होगा एम जी इक्वल्स टू एम जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। तो एम से एम इज कट, जी मेरे पास क्या आ गया है? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यूँ मत बोलना सर, ये तो अभी आप वही बता रहे थे, ग्रेविटेशन फील्ड थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बच्चा, ये कहीं ना कहीं चीज़ें सेम है, डायमेंशनली सेम है, बट रियल में देखा जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप कहोगे सर यूनिट भी तो सेम होती है या फिर ये भी तो सेम होती है। हाँ बिल्कुल सेम होती है, बट क्वांटिटीज आर डिफरेंट। सपोज करो मैं किसी फोर्स से या फिर किसी ग्रेविट फील्ड से किसी चीज़ को खींच रहा हूँ और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर की एक्सेलरेशन को मेरी फील्ड का नाम आप नहीं दे सकते। सपोज करो, वापस समझाता हूँ कि मेरे पास सपोज करो मैं अपने ग्रेविटेशन, मैं अपनी ग्रेविटेशन फील्ड नहीं, मैंने एक फोर्स लगा के, सपोज करो हम पतंग उड़ा रहे हैं भले ही, तो जब मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो मैं उसे अपनी तरफ खींच सकता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी, तो जो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे हैंड से, मैं उसको एक एज अ फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। सो दैट्स अ फील्ड। अब इस फील्ड की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आई, सो दैट्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट फील्ड। लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, उसकी एक्सेलरेशन अलग चीज़ है, मेरी फील्ड अलग चीज़ है, तो आप उन दोनों को सेम नाम नहीं दे सकते, सेम क्वांटिटी नहीं बोल सकते,
ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक, तो अच्छा, अगर हम अच्छा इसको थोड़ा और विस्तार में जाना जाए तो यहाँ पे हम थोड़ी सी और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि ये तो मेरे पास निकल के आ गया क्या, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। हालांकि अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर ये तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मास है, अगर मैं प्लैनेट के लिए देखूंगा तो वहाँ पे मासेस क्या होंगे, मासेस होंगे सेम मास यानी m, तो g क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर पे। और कभी अगर मास सेम नहीं होता तो हमारे पास उसकी डेंसिटी सेम होती है, तो डेंसिटी के फॉर्मेट में भी मैं इसे निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, g है, आर स्क्वायर है, और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉलिड स्फीयर मान रहा हूँ जो कि मैं इसे, तो इसके मास को बच्चा इसकी डेंसिटी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो मेरे पास ये कुछ ना कुछ इसकी डेंसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी डेंसिटी, यहाँ लिख देता हूँ वापस से, ये आ गया 3m/4 पाई आर क्यूब, राइट। तो ये मेरे पास बच्चा डेंसिटी है। अब मैं यहीं पे मास के लिए इसके रिलेशन निकाल के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि जो यहाँ पे मास मैंने लिख रखा है उसकी जगह मैं इस डेंसिटी का फॉर्मेट लिख सकूँगा या डेंसिटी की फॉर्म लिख सकूँगा। तो मास कितना होगा, मास होगा 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, और साथ में रो, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3, और वही वैल्यू मैं इसमें पटक भी देता हूँ, तो g/r², और मास की जगह मैंने रखा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रो, तो मेरे पास आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास जी कितना हो जाएगा, जी नॉट दैट जी, ठीक है, जी रो हो गया 4 पाई आर हो गया, और डिवाइड बाय 3 हो गया। तो ये मेरे पास डेंसिटी की फॉर्मेट में है कि अगर डेंसिटी, और डेंसिटी के फॉर्म में अगर देखोगे ना तो जी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पे, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेम मास के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। तो अगर मासेस के हिसाब से जाओगे, अगर मासेस बराबर देखोगे तो जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, और अगर डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो ये दो चीज़ें हमेशा एज अ डिफरेंस तुम इसमें याद रखोगे, ये इसमें याद करने लायक है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और चीज़ देख लेते हैं। अरे वाह, कोई कमाल का थॉट सा आया है। व्हाट इज दैट थॉट, थॉट क्या है, जीजी ग्रेविटी हमने खोजी क्या थी, बनाई थी, उससे पहले कोई भी कहीं भी फिसल के हवा में उड़ जाता था। फिर एक भारतीय ने पूरी पृथ्वी पर चुंबक का लेप लगाया जो हमारे खून में मौजूद लोहे से आकर्षित होता रहा, बन गई ग्रेविटी। और ये मैंने लिया है कहाँ से, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, a very amazing page that I got from social media, right? There's many things about gravity, so I just decide to make PPT on that chapter. So I decided to take it from any kind of a social media, any platform that मैं चाहता था कि बहुत सारे ग्रेविटी के जोक्स में लगा के इसको थोड़ा बड़ा तो बीच में कुछ पढ़ते हुए चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता रहेगा, बस ये है, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए अपन मेन से एडवांस की बात करें तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दो ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो हम एक बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके देखेंगे बालक वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अरे इस बात पे बिलीव मत करना, मैं भी नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जोक सपाट कि हाइट की वजह से क्या वेरिएशन आ रहा है। बच्चा देखते हैं यार हाइट की वजह से वेरिएशन क्या आ रहा है, ये देखो ये हमारी अर्थ, अरे बुरा मान गई, थोड़ी और गोल बन जाए यार, ऐसा मत कर यार, बुरा मान जाती है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा गोल है। अब अच्छा इसकी रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस तो हर पॉइंट पर आर ही होती है, ठीक है। मैं बस इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढना चाहता हूँ इतनी दूरी पर, और ये दूरी मैंने ली है स्मॉल आर, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशन फील्ड भी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ जी डैश मैंने मानी, क्योंकि भैया सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर आ रही है, सरफेस पे कितनी आ रही है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर आती है। तो अब मैं तो इतनी दूरी पे मांग रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। लेकिन ये स्मॉल आर को मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, हमने बचपन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं कुछ हाइट मान रहा हूँ, यानी स्मॉल आर को मैं मान रहा हूँ आर प्लस एच। बात समझ में? अब वही आर प्लस एच का रख दो यार यहाँ पे। तो जी डैश कितना आ जाएगा, बड़े प्यार से आ जाएगा सर, जी डैश कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा है। अब देखो भैया, अब तुम देख सकते हो कि भैया हाइट अगर बढ़ी तो ग्रेविटी बेटा कम होने वाली है, इसमें दिख भी रहा है मुझे, ठीक है। तो ये बड़े प्यार से मैं कुछ इस तरीके से इसको फैला फूला कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो बातें कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास आ गया फॉर्मूला कि हाइट की वजह से वेरिएशन ये आएगा, हाइट की वजह से वेरिएशन ये आएगा। लेकिन इसके अलावा हम इसमें और बातें भी कर सकते हैं कि सर जब भी, अब हाइट कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या रेडियस ऑफ अर्थ, क्या अर्थ की सरफेस से 1-2 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है या बहुत ऊपर तक की बात हो रही है। तो एक तो मैं रख लेता हूँ अर्थ के बहुत ही पास का डिस्टेंस, यानी जिसे मैं कहता हूँ नियर पॉइंट, जिसे मैं क्या कहता हूँ, नियर पॉइंट। और एक को मैं कहता हूँ फार पॉइंट। तो पहले मैं नियर पॉइंट निकालूंगा, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय, और मैं इसमें से आर कॉमन लेना चाहता हूँ। जैसे ही आप आर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस एच, और आपने कॉमन लिया तो डिवाइड में आ जाएगा आर का होल स्क्वायर, राइट। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो, बाहर आर स्क्वायर कैसे आया भैया, जिसको कॉमन ले रहे हो उस पर भी तो स्क्वायर आएगा ना, और अंदर ये नीचे आर कैसे आया, तो जिसको कॉमन ले रहे हो जिसके नीचे नहीं है तो उसके नीचे आपको लगाना पड़ेगा, चाहो तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके ले लो, ये देखो, फिर आर कॉमन लोगे तो नीचे आर रह जाएगा, ठीक है। इस छोटी सी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी बाधा हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। और जी एम बाय आर स्क्वायर आपने कहीं तो देखा है मेरे हिसाब से, जी एम बाय आर स्क्वायर को आपने स्मॉल जी के नाम से देखा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सर ये जी डैश किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल जी, राइट। और नीचे क्या दे रखा है इंटू में 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे हम इसे लेके जाएंगे बालक, ऊपर लेके जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, लेकिन इस बार ये माइनस में है, -2 पावर -2 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ करा, एक ऑपरेशन लगाया, क्या, मैंने एक चीज़ पढ़ी है 1 प्लस एक्स की पावर n है अगर, और x मेरा 1 से बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं इस n की पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये जब मैंने लगाया और ये ऑपरेशन जब मैंने इसमें अप्लाई करा, तो जी डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है। अब इस माइनस के 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 इंटू एच अपॉन आर हो गया। तो आई थिंक मैं एक फॉर्मूला आया है मेरे पास, जी 1 माइनस माइनस 2h अपॉन आर, 2h अपॉन आर, राइट। तो ये आया है मेरा किसके लिए, ये फॉर्मूला मेरा किसके लिए आया है, ये आया है बच्चा नियर पॉइंट के लिए, मतलब तुम अर्थ की सरफेस से 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर अगर दूर घूम रहे हो तो ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और फार पॉइंट के लिए अगर बात करी जाए तो फार पॉइंट के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला निकाल ही रखा है, ठीक है। कितनी भी हाइट बढ़ाओ, इसको लगाओ, लाइफ झिंगा लल्ला हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी अपन फॉर्मूला अगर हम फार पॉइंट या नियर पॉइंट के लिए लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से सोच के लगाएंगे, कुछ भी यूँ नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी लगा दिया। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर वेरिएशन सिर्फ हाइट के हिसाब से ही आता है क्या, वेरिएशन कभी डेप्थ के हिसाब से नहीं आता, यस डेप्थ के हिसाब से भी आता है। तो एक और लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ पॉइंट है, ये कौन आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ कार्टून फिजिक्स, व्हाट, ग्रेविटी डजेंट वर्क अंटिल यू लुक डाउन। हाँ ये मैंने कई बार देखा है, जब तक नीचे नहीं देखते, कार्टून्स में टॉम एंड जेरी में जितनी बार भी देखते हैं, जब तक नीचे नहीं तब तक वो चला जाता है। पॉइंट वेरिएशन ऑफ जी, ये जिस तरीके से पीपीटी बनाई गई है, बनाने वाले को बहुत शाबाशी देनी चाहिए, वेरी गुड। ओह ये तो मैंने ही बनाई है, तो मैं खुद को शाबाशी दे लेता हूँ।
तो g विथ डेप्थ। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं डेप्थ को लेके। तो बच्चा डेप्थ को लेके क्या बात करेंगे, अब रुक जा। कि अर्थ है मेरे पास, सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहा था, चल कर ले भाई। ओके, रेडियस मेरे पास बड़े प्यार से सुनना आर है। अब मैंने यहाँ से कुआं खोदना शुरू करा बेटा, क्योंकि मैं थोड़ी डेप्थ देखना चाहता। ये तो अपनी सरफेस है ना, इसको मत भूल जाना। ये कौन है, अपनी सरफेस। मेरा मन करा थोड़ा सा, मैंने इधर कुआं खोद लिया। सर कितनी डेप्थ पे कुआं खोदा आपने? मैंने कहा मैंने डी डेप्थ पे कुआं खोद लिया। एक काम करते हैं, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार। ऐसे नहीं, ऐसे हम नहीं खेल रहे ऐसे। हट हट हट, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। अब देख बछुआ, हमने एक अलग से लिया। अब इस पर भैया सेंटर, वही रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर तो है। अब मैंने ऊपर से क्या खोदा बेटा, कुआं खोदा। कुएं की बच्चा डेप्थ ली डी। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी बालक, स्मॉल आर। कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। अच्छा, यहाँ से लेके ये वाली रेडियस, तो ये वाली डिस्टेंस तो पूरी पूरी रेडियस थी, आर थी। ठीक है, तो क्या मैं स्मॉल आर को निकालने के लिए ये लिख सकता हूँ क्या, कि सर कैपिटल आर में से ये डी घटा दो, कैपिटल आर में से ये डी घटा दो। ठीक है सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है। सॉलिड स्फीयर को जब अंदर के लिए हम ग्रेविटेशन फील्ड देखा करते थे, तो मेरे हिसाब से वो हुआ करती थी, और वही होगी जी डैश इज इक्वल टू व्हाट, जी एम बाय आर क्यूब, और साथ में आर भी होता था। ये देखो पीछे निकाल के आए हैं, कुछ अलग नहीं है। कहाँ है भैया ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू प्लैनेट, कोई कहाँ गया भाई? हाँ हाँ हाँ, ये रहा सॉलिड स्फीयर। और अंदर की तरफ जब मांगते थे इनसाइड, तो बेटा ये आता जी एम आर अपॉन स्मॉल आर क्यू, जी एम आर अपॉन जी एम स्मॉल आर अपॉन आर, राइट। तो इसी को बच्चा मैंने अंदर की तरफ लिया है, तो अंदर की तरफ निकाला भी है। ठीक है, अंदर की तरफ बच्चा निकाला है, तो ये मेरे पास आया है, और बड़े प्यार से आया है, ये देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसी को यूज़ करूँगा बालक। तो जी डैश इज इक्वल टू, अर्थ को भी तो सॉलिड स्फीयर कंसीडर करोगे ना, इसलिए मैंने इसको यूज़ करा है। तो जी एम अपॉन आर क्यूब, और स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर माइनस डी, राइट। अब चुपचाप से मैंने एक बड़े कमाल के काम किया, ये आर क्यूब था, तो आर क्यूब को तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इंटू आर। तो इसके एक आर को मैंने अंदर भेज दिया, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर अंदर की तरफ चला जाएगा, आर अपॉन आर हो जाएगा, डी बाई आर भी हो जाएगा। तो एक आर से एक आर बालक कैंसिल। ठीक ठीक, तो मेरे पास ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक, तो ये चीज़ बन गई मेरे पास। डेप्थ के साथ साथ एक और वेरिएशन मेरे पास आ गया है। तो इसी के साथ साथ हमने ये कितना कवर कर लिया, विद डेप्थ तक का पार्ट हमने इसमें बच्चा पार्ट में कवर कर लिया है। ठीक है, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमने जो भी वेरिएशन की बात करी है, जितने भी अपन ने इसमें वेरिएशन देखे हैं, उस वेरिएशन पे ध्यान दे दे के हर एक पार्ट को वापस से देखना जब तक समझ में ना आए। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्ट भी लिए, तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो वीडियो बनाया था, ये एक क्विक रिवीजन पर्पज से बनाया है, और जिसका थोड़ा सा भी पॉइंट वीक है या फिर इसमें है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने इसमें बारीकी से एक्सप्लेन करी है। ठीक, अच्छा एक थोड़ा सा एक और देख लें, छोटा सा। ओ यार, ये तो बड़ा फेवरेट बंदा है मेरा। कौन है ये तो न्यूटन महाराज है, न्यूटन सर। तो व्हेन यू डिस्कवर ग्रेविटी बट कांट अट्रैक्ट एनीवन, तो ये सॉरी यार, मैं मजाक में लगाया था यार, लेकिन इसकी फोटो वैसी लग रही है, देखने में मेरे को भी डर लग रहा है। सो लेट्स टेक एक लास्ट। ओके, जोक्स अपार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक लास्ट और, ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट, ऑन अ प्लैनेट, वेरिएशन ऑफ जी। मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेटिंग अर्थ, विद रोटेटिंग अर्थ, अर्थ के रोटेट करने की वजह से कितनी आएगी,
तो वो मैं देख रहा हूँ बच्चा। तो पहले अर्थ को रोटेट कराते हैं भैया, पहले गोल गोल अर्थ बनानी पड़ेगी मुझे। तो ये गोल गोल अर्थ भी बना ली। ये भैया ऐसे कहीं घूम रही होंगी ओमेगा से। जब ये ओमेगा से घूमती है तो इस पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे मैं रेडियस आर कंसिडर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई मास जब यहाँ पे होता है तो वो आर से तो नहीं घूम रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ अलग उससे घूम रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप जो भी लेंगे आर कॉस थीटा वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो आप लेंगे आर कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट आप वहाँ पे ही बना लोगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेविटी डिस्कस कर रहा हूँ, तो जहाँ पे जो भी मैं इस पॉइंट पे मैं ग्रेविटी बोलूँगा उसको मैं जी इफेक्टिव बोलूँगा, ठीक है। और वो कितनी आएगी मेरे पास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लेके लिख रहा हूँ, ठीक। हालांकि इसका एक नॉर्मल टॉपिक वाइज मैंने इस टॉपिक के ऊपर इसको डिराइव भी करा है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं अपलोड हुआ है तो आगे जाके अपलोड हो जाएगा, ठीक। इस पर बना रखा है। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं इधर इधर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, एम जी इफेक्टिव, ये हो जाएगा एम जी और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, जी एम जी इफेक्टिव। तो इसी चीज़ को बालक बोलते हैं वेट एपेरेंट, वेट एपेरेंट, ठीक। और इसमें से भले ही आप वापस से मास अगर आप कॉमन लेंगे एम, और ये वापस से कितना हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी इसके बराबर था, जी माइनस एम, सॉरी नॉट एम, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा एम, और इसी को आप क्या बोलोगे, जी इफेक्टिव का मल्टीप्लाई। तो वेट अपेरेंट का ये मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला भी आ गया। फॉर्मूला क्या मतलब, वेट अपेरेंट इतना ही होता है। मैंने ये चीज़ और आपके सामने इसे प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो अच्छा आप सपोज करो, एक चीज़ और है मुझे इसमें डिस्कस करने के लिए, एक छोटी सी चीज़ और मिली है। वो छोटी सी चीज़ क्या है बच्चा, कि यहाँ तक आप जाओगे, सपोज करो थीटा है, थीटा थीटा है, थीटा, अगर इक्वेटर पे देखोगे तो थीटा मेरे पास बच्चा 0 है, ठीक है। एट इक्वेटर थीटा मेरे पास क्या दे रखा है, 0 डिग्री। तो जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे, कॉस जीरो की वैल्यू मेरे पास हिसाब से 1 हो जाएगी। तो कितना आएगा आंसर, एट इक्वेटर मेरे पास होना चाहिए जी इफेक्टिव, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो मेरे पास पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, जैसे आप कॉस 0 रखोगे 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। और अगर मैं पोल पे रख के देखूं तो सो एट पोल, पोल पे बेटा थीटा कितना होता है 90 डिग्री, पोल पे कितना होता है 90 डिग्री। तो जैसे ही कॉस 90 रखूँगा, कॉस 90 बच्चा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास जी इफेक्टिव कितना आएगा, मेरे हिसाब से जी के बराबर आएगा। कॉस 90 को एक बार रख के देखो यहाँ पे, अगर जैसे 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 सिर्फ जी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो ये बनाना भी थोड़ा अच्छा और ईजी पड़ा मुझे। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एट पोल जी इफेक्टिव मेरे पास जी ही रहती है, और एट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एट इक्वेटर जो जी इफेक्टिव होती है मेरे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है, ठीक। तो ये दोनों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, तथास्तु टू योर ड्रीम्स। मतलब हमेशा मज़े करो। और ऐसा कुछ है क्या लाइफ में, ज़रा सोच के बताओ। क्या आज पूरा का पूरा टाइम मेरा आपका फिजिक्स में जाता है, या फिजिक्स समझने में ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ बच्चों का कहना होता है सर फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है, तो ऐसा नहीं है, सभी उसको बराबर का बराबर टाइम देना चाहिए। सो तथास्तु टू योर ड्रीम्स। और केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए भी निकालो, देखो कैसे हो चुका है मामला इनका। अपना टाइम तीनों में बराबर देना चाहिए। सो टाटा बाय बाय।